ओम नमस्कार मित्रों, मैं संजीव सिंह परिहार संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि ये जो नाम संजीवनी क्लासेस है ये आपके जीवन में संजीवनी का कार्य करे और मेरे द्वारा आपको जो भी कुछ नॉलेज दिया जाए वो आपके जीवन में संजीवनी की तरह आपके काम आ सके। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आप सबको पता है कुछ एक दो सालों से सुभाष चंद्र बोस किन्हीं कारणों से चर्चा में बने रहे हैं लगातार, और बहुत से करंट के प्रश्न इस टॉपिक से बनने वाले हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे। आपको पता है कि जो भी करंट अफेयर का टॉपिक रहता है जो बहुत चर्चा में रहता हो, तो उससे न केवल करंट जबकि उससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री के भी जो प्रश्न होते हैं उससे संबंधित, तो वो भी हम लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज प्रयास करेंगे कि उनके सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो भी करंट के प्रश्न है और जो भी हमारे इतिहास के प्रश्न है वो सब हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो देखते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सबसे पहले देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कुछ फेमस नारे दिए हैं, इनके बारे में हमें ये देखना है कि इन्होंने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि आजादी हमें दी नहीं जाती, इसे हासिल करना पड़ता है। और ये सब बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। आगे इसकी चर्चा करेंगे। कब कहा था इन्होंने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। और इसके बाद जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही उसके बारे में आपको बता दें। इन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हमें स्वतंत्रता का मूल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की भी ताकत होनी चाहिए। मतलब अगर हमें आजादी मिली है तो अगर हम उसको, हमारे अंदर क्षमता नहीं होगी, अगर हम उसको बनाए नहीं रख सकते, इतनी ताकत नहीं होगी, तो हो सकता है कल के दिन और दूसरी शक्तियां हमें फिर से गुलाम कर सकती हैं। तो इन्होंने ये कहा है। चलिए शुरुआत करते हैं इनके जन्म से लेकर और इनकी मृत्यु तक जो भी इन्होंने कार्य किए, कैसा क्या रहा है, देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब उस समय तक उड़ीसा बंगाल का ही हिस्सा था। उड़ीसा बिहार ये बंगाल से अलग नहीं हुए थे। और ये जो 23 जनवरी की तारीख है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग। इस 23 जनवरी को सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर, आप अगर 2022 तक देखेंगे, 1897 से लेकर 2022 तक 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को। तो 125वें वर्षगांठ पर 125वें जन्म दिवस के अवसर पर इनको पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी ये पूछा जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए, इसके बाद इनकी माता का नाम प्रभा देवी और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। ये पेशे से वकील थे, बैरिस्टर। और ये लोग काफी संपन्न परिवार में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया था और सुख सुविधाओं का कोई भी इनको अभाव नहीं था। ये चाहते तो आसानी से अपनी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन बचपन से ही इनके मन में क्रांतिकारी विचार और देश को आजाद करने की भावना रही। और इनकी माता का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा, इनके विचारों पर। मैं इनकी माता के लिए बस 2 लाइन यही कहना चाहूंगा कि जननी जने तो भक्तजन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बाज रहे व्यर्थ गवाए दूर। चलिए, तो आप देखते हैं इनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो माने जाते हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास भी तेज स्वभाव के और क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति माने जाते हैं। और इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा दी कि हम क्रांति के माध्यम से देश को आजाद कर सकते हैं। इसके अलावा नेताजी के व्यक्तित्व पर स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रभाव पड़ा। नेताजी जो है बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को खूब पढ़ते थे और आध्यात्मिक गुरु जो अगर कहें हम तो स्वामी विवेकानंद ही माने जाएंगे, जबकि राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इनको बहुत प्रेरित किया और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ही ये राजनीति में आए थे। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा इनकी यूरोपियन स्कूल से हुई और इन्होंने जब यूरोपियन स्कूल से 10th पास किया तो इन्होंने 2nd पोजीशन प्राप्त की। पढ़ने में होशियार थे, तो ये अच्छे अंक प्राप्त करने की वजह से इनका जो एडमिशन है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में हो गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज पर्याप्त स्थापित कॉलेज उस समय का हुआ करता था। एक घटना यहाँ की बहुत फेमस है। इस प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर ओ थे, प्रोफेसर ओ। इनके बारे में ऐसा माना जाता था कि ये भारतीयों के प्रति बहुत ज्यादा भेदभाव रखते हैं और ये भारतीयों को प्रताड़ित करते हैं, बिना मतलब के उनको टॉर्चर करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जब इस कॉलेज में थे उस समय, तो उन्होंने इनके अन्याय देखे और इसका विरोध किया और स्टूडेंट के साथ मिलकर इसका विरोध किया।
और क्योंकि ये उस कॉलेज के मतलब छात्र संघ के नेता भी थे, तो इन्होंने इसकी शिकायत जाके प्रिंसिपल से की और प्रबंधक से की। तो उन्होंने प्रोफेसर को समझाया और इन्होंने प्रोफेसर ने वादा किया कि आगे ऐसा नहीं करे, ऐसे नहीं किया जाएगा। लेकिन दोबारा भी फिर से प्रोफेसर ओ ने ऐसा करना चालू किया, तो एक बार इनकी बच्चों के साथ मारपीट भी हो गई, जिसके कारण से फिर सुभाष चंद्र बोस को स्कूल से रेस्टिकेट या हटा दिया गया। फिर आगे चलकर इन्होंने अपनी कुछ शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज में की। इसके बाद जब स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद ये समाज सेवाई कार्य में लग गए। उस समय पे एक बंगाल में बहुत महामारी का बहुत प्रकोप था, हैजा फैल चुका था, तो लाखों लोग उससे मर रहे थे। तो उस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा की और उनको खाने पीने का इंतजाम करवाया और उनको जो भी था वो सब व्यवस्था की। इसके बाद जब इनके पिताजी ने और इनके बड़े भाई ने, आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस अपने पिताजी की, अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। तो इनके पिताजी और इनके बड़े भाई ने इनको प्रेरित किया कि आप आईसीएस की परीक्षा दें। आईसीएस की परीक्षा उस समय पे भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती थी। जैसे कि वर्तमान में आईएएस है, उसी का हम रूप मान सकते हैं आईसीएस को। आईसीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस, जिस जो आपकी वर्तमान में आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसी प्रकार से आईसीएस था। इसके लिए भारतीयों को पास करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो उतनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। तो अधिकांश लोग जो भी इसको पास करते थे वो अंग्रेज हुआ करते थे, या कोई भारतीय था तो उसको बहुत ज्यादा उसकी सुविधाएं मिले, वो बाहर जाके पढ़ सके। तो चूंकि ये संपन्न करवा सकते, तो इनके पिताजी ने इनको आईसीएस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन भेज दिया। और लंदन में इन्होंने ये जो परीक्षा थी वो 4 वर्ष एक सामान्य समय था इसको पास करने का, लेकिन इन्होंने महज 7 से 8 महीने में ही उस परीक्षा को पास किया। और ना केवल पास किया बल्कि उसमें चौथा स्थान भी इन्होंने प्राप्त किया। और चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद फिर जब इनको लगा, पहले आपको एक बात बता दें, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, प्रथम भारतीय, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। और सत्येंद्र नाथ बोस रविन्द्रनाथ टैगोर के, सॉरी सत्येंद्र नाथ बोस नहीं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और जो सत्येंद्र नाथ टैगोर है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे। और इन दोनों के पिता का जो नाम है वो है देवेंद्र नाथ टैगोर, आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो इन्होंने पहली बार ये 1864 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। चलिए तो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो इन्होंने इस परीक्षा को पास किया, लेकिन इनके मन में तो वही भारत को आजाद करवाने की भावना और क्रांतिकारी भावनाएं हमेशा रहती थी। और इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ ये नौकरी करके भी अंग्रेजों की ही सेवा करूंगा, उन्हीं के लिए काम करना पड़ेगा उन्हीं के हिसाब से, और जो कि मैं नहीं कर सकता है। इनका तो कुछ लक्ष्य और ही था। तो इन्होंने 1921 में ये परीक्षा से त्यागपत्र दे दिया, मतलब ये इस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और ये भारत आ गए। और लोगों ने सुना कि आईसीएस बनना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने इसको पास करके अच्छी रैंक हासिल करके और त्यागपत्र दे दिया। तो पूरे में ये बात आग की तरह फैल गई, पूरी चर्चा हुई चारों ओर कि कौन है ये, क्या है, और लोगों को उत्सुकता हुई के बारे में। तो जैसे ये मुंबई आए वहां से वापस, तो मुंबई पर इनका बहुत स्वागत हुआ लोगों ने, और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इनका बहुत स्वागत किया। आपको पता है 1920-21 के दौरान ही भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस से सीधे आके और असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई, और ये जाके लोगों के बीच जाकर उनको जागरूक करना, असहयोग करना अंग्रेजों का, उन सब में लग गए। तो उसी दौरान इनको पहली बार जेल भी जाना पड़ा 1921 में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये लगभग 12 बार अपने जीवन काल में जेल गए, और इसी वजह से इनको कई बार इनकी तबीयत भी बहुत खराब हुई। तो जब 1925 में ये मांडले जेल में गए, तो मांडले जेल चूंकि ऐसी जेल थी कि इसमें उन कैदियों को भेजा जाता था, या उन लोगों को भेजा जाता था जो लोग बहुत ज्यादा क्रांतिकारी थे, क्योंकि यहाँ जाने के बाद व्यक्ति बहुत बीमार या कमजोर हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर सुख सुविधाएं बहुत बेकार थी, और यहाँ पर चूहा मच्छर ये सब बहुत दिक्कत करते थे, जिससे लोग बीमार हो जाते थे। तो इनको भी यहाँ पे टीबी रोग हो गया, सुभाष चंद्र बोस को इस दौरान टीबी का रोग हो गया। और यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, आपको बता दें कि 1923 में इनको अखिल भारतीय
युवा कांग्रेस समिति, युवा कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो 1923 में इनको अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उसके बाद ये राजनीति में और भी सक्रिय हो गए। फिर जब 1928 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ, 1928 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो उस दौरान जो उस आयोजन की जिम्मेदारी थी वो सुभाष चंद्र बोस को दी गई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का गृह नगर था कोलकाता, और कोलकाता में ही 28 में आयोजन हुआ था इसका। तो सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर एक नया काम किया। इन्होंने एक स्वयंसेवक संघ की कोर, यहाँ पर कोर होगा, ये कौन गलत लग गया है, यहाँ कोर। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वयंसेवक संघ की एक कोर गठित की, और इसमें इन्होंने क्या किया कि लगभग 100 से 125 लोगों को लेकर और उनको बिल्कुल सैनिक के भेष में तैयार किया, उसकी सैनिक की ड्रेस और बिल्कुल उसी तरीके से हाथ में डंडा लेकर, और जब जैसे ही जवाहरलाल नेहरू स्टेज पे आए तो उनको सलामी देना, ये सब इन्होंने किया। तो वही उस समय की एक बात है जो कि बहुत प्रचलित हुई कि उसी समय महात्मा गांधी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि सुभाष, ये क्या तुमने बंदरों की फौज तैयार कर ली है। तो सुभाष चंद्र बोस को उस समय बुरा लगा, लेकिन चूंकि गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे तो इन्होंने उसको मतलब दिल पे नहीं लिया और अपना कार्य करते रहे। उसके बाद आपको पता है 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, उसके पीछे भी नेहरू और सुभाष का विशेष योगदान था, क्योंकि 1928 में अंग्रेजों ने जो जवाहरलाल नेहरू के पिता है मोतीलाल नेहरू, तो उनसे बात करके या उन लोगों से, कांग्रेस के जो शांति प्रिय नेता थे नरेंद्र दल के, तो उनसे बात करके और इस बात पर समझौता करने के लिए विचार कर रहे थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दें, डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब होता है कि अगर भारत में सरकार जो है वो तो भारतीय लोग ही चलाएंगे, लेकिन सरकार का जो मुखिया है वो माना जाएगा अंग्रेजों के या ब्रिटेन के महाराज को, प्रतीकात्मक रूप से, और जो विदेशी मामले हैं, युद्ध के मामले हैं, ये भी सब अंग्रेजों के हाथ में रहेंगे। तो इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस, जिसका सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया। और विरोध करने के बाद फिर इन लोगों ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो आपको पता है कि 1829 में लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से पूर्ण स्वराज का मांग की गई। पूर्ण स्वराज, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए अब आगे देखते हैं। 1929 के बाद जब 1930 का समय आया तो आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय शुरू हो गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो कोलकाता क्षेत्र है, जो कि सुभाष चंद्र बोस का गृह नगर पड़ता था, तो उस क्षेत्र की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आई, और इन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिस कारण से अंग्रेजों की नजर में ये आए, और अंग्रेजों ने इनको 1930 में फिर से जेल भेज दिया। और 1930 में ही कोलकाता में मेयर के चुनाव होने थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया कि कोलकाता में मेयर के चुनाव के लिए जेल से ही पर्चा दाखिल किया, और जेल से ही पर्चा दाखिल करने के बावजूद भी यहाँ वो कोलकाता के मेयर के चुनाव जीत गए और कोलकाता के मेयर बने। ध्यान रखना 1930 में ये कोलकाता के मेयर भी बने थे। उसके बाद ये कई बार बीच बीच में जेल जाते रहे, तो इनकी तबीयत काफी बिगड़ गई, तो और टीबी भी हो गया था इनको। तो उसके इलाज के लिए तबीयत खराब होने के कारण ये 1933 से 36 के दौरान ये यूरोप में रहे, और यूरोप में गए तो लगभग 2 से 3 साल यूरोप में रहे और यूरोपीय जो संस्कृति सभ्यता उसको समझा। और उस दौरान आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने बहुत से नेताओं से मुलाकात भी की, और 1934 में इनकी मुलाकात एमिली सेंकल से हुई। क्या नाम? एमिली सेंकल, जो कि एक जर्मन महिला थी, और इनसे इनकी दोस्ती हुई। इन्होंने इनके वहां पे किराए से रहते थे, इन्होंने इनकी मदद की वहां पर विदेश में। तो बाद में आगे चलकर एमिली सेंकल से इनकी शादी भी हो गई, और एमिली सेंकल से इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम है अनीता बोस। ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस की एक ही पुत्री थी, इसका नाम क्या था? अनीता बोस। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे देखें अब 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था, जो कि हरिपुरा पड़ता है गुजरात में,
गुजरात का जो हरिपुरा था वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1938 में, और इसमें पहली बार सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें सुभाष को अध्यक्ष बनाया गया, और इस समय तक कांग्रेस में भी इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी थी और देश में भी ये बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। तो 1938 के बाद 1939 में फिर से इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो सुभाष चंद्र बोस जी के विचार है उस तरीके से हमें आजादी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके थोड़ी क्रांतिकारी विचार थे, जबकि महात्मा गांधी और जो नरमपंथी नेता थे वो सब चाहते थे कि हम अंग्रेजों से विनती कर और उनका सहयोग करके और अच्छे से आजादी प्राप्त करेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि देखो इस समय बहुत अच्छा समय है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और अंग्रेज इस समय उसमें उलझे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, ये बहुत अच्छा मौका है कि हमें अंग्रेजों का विद्रोह कर देना चाहिए, यहाँ विरोध करना चाहिए, जिससे कि वो खुद ब खुद यहाँ से भारत को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन गांधी जी कह रहे थे, गांधी जी का भी एक लॉजिक इन्होंने दिया था। जैसे गांधी जी ने कहा कि अगर मान लो कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें एक तरफ थे ध्रुवीय राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस अलायंस, तो ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, इटली और जापान, ये प्रमुख देश थे, और दूसरी ओर थे जिसको हम लोग कहते हैं मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की ओर से प्रमुख ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर, उस समय रूस को यूएसएसआर कहते थे, और बाद में इसमें यूएसए भी शामिल हो गया था। तो ये प्रमुख देश जो थे ये मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि ये अच्छा मौका है कि हम अंग्रेजों का विद्रोह कर दें, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त हैं तो वो बहुत ज्यादा हम लोगों पर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, ना दमन कर पाएंगे उतने अच्छे से। और गांधी जी ने कहा लेकिन हमें द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिए, जिससे वो खुश होकर और शांतिपूर्ण तरीके से हमें आजादी दे देंगे। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि पहले विश्व युद्ध में हमने सहायता करके देख लिया है, क्या मिला, अब द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से अगर हम उनकी सहायता करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वो हमारी बाद में बात मानेंगे। लेकिन गांधी ये कहना था कि इस तरफ भी अगर हम लोग जर्मनी की सहायता लेकर और ब्रिटेन का विद्रोह करते हैं, आजादी पा भी लेते हैं, तो हो सकता है कल के दिन ये भी फिर से हम लोगों पर दबाव बनाए या इनके ये अपने आप भारत पर प्रभाव जमाने का प्रयास करें, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे लोग नहीं थे। जर्मनी का तानाशाह उस समय हिटलर था, हिटलर के बारे में सबको पता है कितना क्रूर और वो अपनी खुद की जनता पर इतने अत्याचार करता था। उसका कहना ही था कि जनता को इतना निचोड़ के रखो कि जनता केवल जीवित रहने को ही अपना सौभाग्य समझे। विद्रोह की तो बात बहुत आगे की है। तो ये पागल था इस तरफ जर्मनी में, और इटली की तरफ से मुसोलिनी था। अच्छा, हिटलर का नाजीवाद बहुत उस समय पे बढ़ा हुआ था, नाजियों के अलावा और सबको ऐसे गाजर मूली और जानवर समझते थे, उन्हीं को इंसान समझते थे। जबकि इटली में मुसोलिनी था, वो भी फांसीवादी सोच का था, और वो भी उससे भी जनता, खुद इटली की जनता परेशान थी। बाद में आपको बताएं तो इटली की जनता ने ही मुसोलिनी को मार मार के और बीच चौराहे पर उसको फांसी पर लटका दिया था। और जापान के बारे में भी बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि जापान उस समय अपने आसपास के देशों के जो छोटे छोटे देश हैं उनको दबा कर रखता था और बहुत क्रूर। आज का जापान अलग बात है, बहुत शांति प्रिय है, लेकिन एक समय जापान इतना अत्याचारी और क्रूर हुआ करता था कि बहुत देशों पर कब्जा कर लेना, उनको दबाना, उनको मारना, शोषण करना, ये सब चलता था। अगर जापान की आज के चीन से तुलना की जाए तो जापान की तुलना में चीन बहुत शांति प्रिय माना जाएगा उस आज के समय में, क्योंकि जापान ने खुद चीन पर भी बहुत अत्याचार किए। तो गांधी जी का यह कहना था कि हम ऐसे लोगों की सहायता लेकर अगर आजादी पाएंगे तो क्या गारंटी है कि आगे चलकर फिर से हमें कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो ये इस समय गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में बहुत मतभेद हो गया। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरोध में गांधी जी ने सीधा रवैया को, पट्टाभी सीधा रवैया को अपनी ओर से चुनाव में खड़ा किया और सब लोगों से कहा कि सभी लोग सीधा रवैया को ही जिताएं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की उस समय तक लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी थी और सुभाष चंद्र बोस को इस चुनाव में जीत हासिल हुई। लगभग 1575 के समथिंग सुभाष चंद्र बोस को वोट मिले और 1300-1350 के लगभग इनको मिले। तो ये काफी अंतरों से सुभाष चंद्र बोस जीत गए, जो कि गांधी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और गांधी जी के अलावा जो भी उनके विचारों के नेता थे उनको भी अच्छा नहीं लगा।
और जो कांग्रेस कमेटी में 14 लोग हुआ करते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो उन 14 में से 12 जो लोग थे वो सुभाष चंद्र बोस जी का विरोध कर रहे थे, गांधी जी के विचारों से सहमत थे, और 2 लोग जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने को तैयार थे। इस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने फिर इससे जो अधिवेशन था, अध्यक्ष बने थे, उससे त्याग पत्र दे दिया और इन्होंने फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1929 में। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की? 1939 में। और एक चीज ध्यान रखना कि सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। आगे उसकी चर्चा करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहां पर जब सिद्धरमैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर ये पद रिक्त हो गया। तो महात्मा गांधी जी ने सिद्धरमैया से कहा तो अब आप ये पद संभाल लीजिए। तो सिद्धरमैया ने महात्मा गांधी जी से कहा कि गांधी जी अब हमें माफ कीजिए, हमारी पर्याप्त बेइज्जती हो गई, अब हमें रहने दो जरा। फिर इसके बाद गांधी जी ने यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद से इसकी अध्यक्षता करवाई, मतलब इसकी अध्यक्षता किसको मिली? फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अब आगे देखते हैं कि 1939 में जब ये अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यों में देश में जगह जगह पर कार्य कर रहे थे, तो इनसे घबराकर, इनके कार्यों से घबराकर सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने 1940 के दौरान फिर से जेल में बंद कर दिया, 1939-40 के दौरान। और 40 में जब ये जेल में बंद थे, तब इनको अंग्रेजों ने वहां पर जेल में ये अनशन करने लगे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इनकी यहाँ पर मृत्यु रहती है या कुछ हो जाता है, तो शायद जिंदा सुभाष हमारा उतना ना बिगाड़ पाए जितना कि मरने के बाद, इनके मरने, अगर ये यहाँ पे कुछ हो गया तो देश में बिल्कुल बवाल खड़ा हो जाएगा, एक प्रकार से आंदोलन शुरू हो जाएगा, जैसे मंगल पांडे की फांसी की बात हुआ था। तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस कुछ समय तक घर पे नजरबंद रहे, लेकिन शांत बैठने वाले तो थे नहीं। तो इन्होंने अपने जो सुरक्षा कर्मी थे उनसे कहा कि मैं कुछ समय के लिए एकांतवास चाहता हूं, और उतने समय में इन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली। और दाढ़ी बढ़ाने के बाद इनका प्लान था कि मैं पठान के वेश में यहां से निकलूं। तो 1941 में ये कोलकाता से पहुंचे पेशावर, और पेशावर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर इनके सहयोगी ने इनकी मदद की। और कोलकाता से जब ये इधर जा रहे थे, तो इनके जो भाई, इनके भतीजे हैं शिशिर कुमार घोष, तो उनकी सहायता से ये पेशावर गए। पेशावर में फिर अपने जो सहकर्मी थे फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, उनकी सहायता से काबुल गए। और काबुल में चूंकि इनको पश्तो भाषा आती नहीं थी, तो अंग्रेजों के पकड़ने के डर से इन्होंने वहां पर गूंगे का रोल किया। और वहां पर जो इनके पिताजी ने ICS टेस्ट निकालने के बाद पुरस्कार के रूप में सोने की चेन दी थी, तो वहां अंग्रेजों ने, कुछ अधिकारियों ने उनसे चेन भी निकाल ली, और ये यहाँ पर चुपचाप बिल्कुल गूंगे के रोल में काबुल से पहुंचे मॉस्को में कुछ नेताओं से मुलाकात की, लेकिन वहां पर इन्हें कोई सहायता की उम्मीद नहीं आई। तो मॉस्को से फिर ये पहुंचे रोम, इटली की राजधानी है रोम। तो रोम पहुंचे, और रोम के बाद फिर ये पहुंचे बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है। और बर्लिन पहुंचने के बाद कुछ समय तक यहाँ पर रुके, और हिटलर से मिलने के लिए इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। तो कुछ समय बाद इनको हिटलर से मिलने का अपॉइंटमेंट मिल भी गया। और हिटलर से मिलने के बाद जब ये हिटलर से मिलने गए, तो वहां का एक जो प्रसंग है वो बहुत फेमस है यार में। तो हिटलर ने पहले अपने बहरूपीय पहुंचाया, क्योंकि हिटलर को उस समय डर रहता था कि कहीं कोई हमारा दुश्मन देश का कोई व्यक्ति आकर और हमें धोखे से मारने का प्रयास ना करे। तो हिटलर पहले किसी के अनजान व्यक्ति के सामने नहीं आता था। तो हिटलर ने अपना पहले बहरूपिया पहुंचाया, और उन्होंने बोस के सामने बोला कि हाँ बताइए क्या काम है। तो बोस ने तुरंत पहचान लिया, उन्होंने कहा कि मुझे तो हिटलर से मिलना है। दोबारा से उन्होंने पहुंचाया एक बहरूपिया, जो कि बिल्कुल हिटलर के ऐसा लगता था। तो बोस पहचान गए, उन्होंने कहा मुझे तो हिटलर से मिलना है। तो फिर हिटलर आया, हिटलर ने कहा कि ये कौन सा व्यक्ति है, मैं भी जरा देखूं कि जो मेरे हमशक्ल है उनको मेरे नौकर तक नहीं पहचान पाते थे, जो कि वो हमारे साथ में रहते हैं अक्सर। तो इन्होंने कैसे पहचान लिया? फिर उन्होंने नेताजी से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पहले आप ये बताइए कि ये जो 2 व्यक्ति आए थे, आपने कैसे पहचाना कि ये हिटलर मैं नहीं हूँ, हिटलर नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ, और कोई भी व्यक्ति जो उसके पास सहायता लेने के लिए आता है,
तो वो उसका पहले से सम्मान तो करेगा नहीं। और आप जैसे व्यक्ति, आपके बारे में सुना है कि आप इतने स्वाभिमानी हैं, तो आपको तो पता भी है कि मैं एक गुलाम देश का व्यक्ति हूँ और आपसे सहायता मांगने आया हूँ। तो इन लोगों ने पहले मुझसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े और मेरा अभिवादन किया, जो कि मुझे लगा कि शायद ये हिटलर नहीं है। तो हिटलर इनसे बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर ने, आपको बता दें, इनको नेताजी बुलाया। तो आपसे पूछें कि नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? तो हिटलर ने दी। बहुत सी जगह पे बताया गया है कि हिटलर को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि महात्मा गांधी ने दी, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में हिटलर नाम मिले तो आपको यही लगाना है कि हिटलर ने ही इनको नेताजी की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिटलर ने कहा कि मैं यहां से तो आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता है, भारत बहुत दूर है, आप एक काम कीजिए कि जापान के पास जाइए। जापान के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे तोजो, और जापान चूंकि हिटलर जर्मनी का सहायक देश था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आपको अच्छी सहायता मिल सकती है और आप जाइए जापान, और आपके जो भारत है उसके आसपास के बहुत से क्षेत्रों पर जापान का अधिकार भी है, तो वहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद मिल सकती है। लेकिन हिटलर ने एक काम किया। हिटलर से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपने जो युद्ध बंदियों को बंदी बना रखा है, भारतीयों को, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों की ओर से बहुत से भारतीय लड़ रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो जर्मन सेना ने उन भारतीयों को जो अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे उनको, बहुत से लोगों को बंदी बना लिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप उन सैनिकों को हमें सौंप दीजिए और मैं उनको अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाऊंगा और आपकी भी मदद होगी और हमें भी सहायता मिलेगी अपने देश को आजाद करवाने में। तो हिटलर ने कहा कि वो कैसे तैयार हो जाएंगे, वो तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो इन्होंने कहा वो जिम्मेदारी आप मुझ पर सौंप दीजिए, मैं उनको प्रेरित करूंगा और वो देशभक्ति जगाऊंगा उनके अंदर, वो जरूर लड़ेंगे। तो इनने जब कुछ वहां पर जो युद्धबंदी थे उनसे मुलाकात की और उनसे बहुत उत्साह भरी बातें की। एक दो उन्होंने, वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि जब वक्त पड़ा तो बेटे काम ना आए। तो ऐसी कुछ बातें इन्होंने कही, तो उन सबको बहुत उत्साह हो गया, उत्साह बढ़ गया उनका, और उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम भारत के लिए लड़ेंगे। तो उन सैनिकों को लेकर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से कहां आ गए? जापान की ओर। और आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से जापान भेजने के लिए हिटलर ने यू बोट का इंतजाम किया था, जिससे वो आए थे उसका नाम था यू बोट। और ध्यान रखना, ये पूछा भी गया है किसी पेपर में एक बार कि कैसे वहां से आए थे। तो यू बोट नामक पनडुब्बी मान लो या जहाज मान लो, उससे ये जापान आए थे। और जापान में ये सबसे पहले कहां पे उतरी? सुमात्रा। उस समय जो सुमात्रा द्वीप था, आज तो इंडोनेशिया में है, लेकिन उस समय जो सुमात्रा था वो जापान के कब्जे में था। सुमात्रा आए, फिर सुमात्रा से ये पहुंचे जापान। और जापान में आपको हम बता दें कि जापान ने जो इन्होंने मुलाकात की पहले कैप्टन मोहन सिंह से, और इनकी मुलाकात हुई वहां पे रास बिहारी बोस से। कैप्टन मोहन सिंह जो कि एक युद्धबंदी थे, जापान ने, ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, ये भारतीय थे और अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे जापान के खिलाफ, तो जापान ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो ये युद्धबंदी थे। फिर जापान ने इनको प्रेरित किया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें। तो ये इन्होंने जो भी युद्धबंदी थे उन सबका संगठन बनाकर और इनने वहां पे अपना काम शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ काम करने का। और आपको बता दें, जो आजाद हिंद फौज है, जिसको हम लोग शॉर्ट में INA भी कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, या इसको हम लोग कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसका सबसे पहले विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में ही आया था। और इसके अलावा जो व्यक्ति है रास बिहारी बोस, इन्होंने सबसे पहले आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी या गठन किया था 1942 में। लेकिन चूंकि रास बिहारी बोस उस समय तक काफी बूढ़े हो चुके थे, आपको बता दें रास बिहारी बोस ने 1911 के दौरान, आपको पता है कि भारत की राजधानी परिवर्तन हुई थी, और ये जो 1911 के दौरान राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई थी, लेकिन 1912 में जब राजधानी परिवर्तन हो रहा था तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग पे इन्होंने बम से हमला किया था, लेकिन वो विफल रहा और ये लोग जो लॉर्ड हार्डिंग है ये बच गए थे। तो किसी प्रकार से फिर ये वहां से बचते हुए, भागते हुए, छुपते छुपाते और जापान आ गए थे। और यहाँ पर फिर इन्होंने कुछ क्रांतिकारी जो संगठन है उनको बनाने का प्रयास किया। तो आप ध्यान रखना कि सबसे पहले आजाद हिंद फौज का विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। और सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। कब किया था? 1942 में। और कहां पे? जापान में किया था। तो इन दोनों से मुलाकात हुई सुभाष चंद्र बोस की,
और सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रेरित हुए। रास बिहारी बोस उस समय तक बूढ़े भी हो चुके थे। तो रास बिहारी बोस ने ये जो आजाद हिंद फौज है INA, इसकी जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी, क्योंकि ये युवा थे, प्रभावशाली थे, अच्छे वक्ता थे, एक अच्छे नेता थे। तो इस समय सुभाष चंद्र बोस के हाथों में इसकी कमान आ गई। उसके बाद आपको बता दें 1943 में सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद सरकार की भी स्थापना की थी। आजाद हिंद सरकार जो है ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कोई भी क्रांतिकारी, हमें कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए प्रॉपर एक संगठन, उसके लिए धन की जरूरत होगी, उसके लिए प्रॉपर हमें सब कानून वगैरह कैसे चलेंगे उस सब की जरूरत थी। तो 1943 में इन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का भी गठन किया और इसको हम लोग निर्वासित सरकार भी कहते हैं। और इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन चुने गए? इसके प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए सुभाष चंद्र बोस। और जो भी युद्ध संबंधी या विदेश संबंधी मामले थे वो भी सब कौन देखता था? सुभाष चंद्र बोस। तो अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के पहले जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माने जाएंगे वो सुभाष चंद्र बोस माने जाएंगे। तो ये बहुत चर्चा में रहा कुछ दिन न्यूज में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने आजाद सरकार की, या इसको हम निर्वासित सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वासित सरकार। तो इसका इन्होंने स्थापना की थी, गठन किया था। और इनकी प्रॉपर बैंक था, इनने करेंसी भी अपनी बनाई हुई थी, पूरी प्रॉपर मोहर थी, और सारे इनके जो कानून है ये सब भी थे। तो ये सब आप ध्यान रखना कि आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 में सिंगापुर में हुआ था। इसके बाद यहां पर एक चीज छूट गई है, इसको भी आप देख लें। जो आजाद हिंद फौज थी इसमें इन्होंने 4 ब्रिगेड बनाई, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी लक्ष्मी ब्रिगेड। ये पूछी जाती है कौन सी थी या कौन सी नहीं थी। तो आप ध्यान रखना, जो रानी लक्ष्मी ब्रिगेड थी ये महिलाओं की सैनिक टुकड़ी थी, और ये पहली बार किसी एशिया में पहली बार किसी ने महिलाओं को सेना में मतलब शामिल किया था, तो वो यही रानी लक्ष्मी ब्रिगेड थी। और इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जो कमान है वो किसको सौंपी गई थी? लक्ष्मी सहगल को। आपने नाम सुना होगा लक्ष्मी सहगल। इन्होंने और भी महत्वपूर्ण काम किए हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो लक्ष्मी सहगल को इसकी कमान दी गई। चलिए, और 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की इन्होंने गठन किया। और इनकी सरकार के लिए एक काम और हुआ कि जो जापान है, जापान ने 1942 में ही अंडमान निकोबार द्वीप को जापान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। चलिए हम दिखा दें आपको जरा। तो ये बहुत सा यहाँ का एरिया जापान के अंडर में ही रहता था। ये आपको पता है सुमात्रा द्वीप है, जो यहाँ पर यात्रा, और ये सुमात्रा है। तो ये सुमात्रा द्वीप, यहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप और फिलीपींस वगैरह, ये ताइवान, ये सब जापान के अंडर में होता था उस समय पे। तो अंडमान निकोबार द्वीप को जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया और यहां से अपनी सरकार चलाते थे। इसके बाद यहां पे एक प्रश्न और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप में जब सुभाष चंद्र बोस ने इसको यहां पर अंडमान, तो अंडमान द्वीप का इन्होंने नाम रख दिया शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और निकोबार द्वीप का नाम इन्होंने क्या रख दिया? तो निकोबार द्वीप का नाम इन्होंने रख दिया स्वराज द्वीप। और आपको भी पता है कि जब इसके यहां पर इन्होंने तिरंगा भी फहराया अपना, तो यहां पर तिरंगा जिस समय फहराया उससे अभी 2019 के दौरान लगभग 75 वर्ष पूरे हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके फिर से नाम बदल दिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इस पर बाद में अधिकार कर लिया था, तो इनके नाम फिर से बदल दिए थे और शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप हटा दिया था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा यहां पर 3 नाम रखे गए थे। एक तो था रॉसद्वीप, जो कि अंग्रेज अधिकारियों के नाम पर थे, रॉसद्वीप और नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप।
तो अभी हाल ही में इन तीनों के नाम फिर से बदले गए हैं, ये अंग्रेजों ने अपने नाम पे रख दिए थे बाद में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉस द्वीप का नाम कर दिया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस, या सीधा आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि रॉस और बॉस, रॉस से बॉस। चलिए अगला, नील द्वीप जो है, नील द्वीप का नाम फिर से क्या कर दिया, शहीद द्वीप। और जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम क्या कर दिया, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। तो ये ध्यान रखिए, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ये पूछा भी गया है पेपर में और ये फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आप कि यहां पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया उसके बाद इन्होंने वर्मा से भारत की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। चलिए वो पेज लगा लो। हाँ, तो हम लोगों ने यहां पे देख लिया था अंडमान निकोबार द्वीप। तो जब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने इस पर अधिकार कर लिया तो ये पहुंचे फिर सिंगापुर, और सिंगापुर से इन्होंने 1944 में ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से 1944 में इन्होंने देश को संबोधित किया, और इन्होंने सबसे पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमें आशीर्वाद दें और हम अपने कार्य में सफल हों और हम यहाँ से अपनी लड़ाई जो है अंग्रेजों के खिलाफ शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपिता किसने कहा, गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए उसके बाद वर्मा के रास्ते जब इन्होंने भारत की ओर आक्रमण किया आजाद हिंद सेना ने, तो इन्होंने ये वाला रास्ता मणिपुर, नागा पहाड़ियां, ये वाला रास्ता चुना। और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहली बार, चूंकि ये इलाका थोड़ी दुर्गम है, पहाड़ियां वगैरह हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजों से मुकाबला करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज की ज्यादा फौज भी नहीं रहती है। तो यहाँ से इन पहाड़ियों के बीच से होते हुए मणिपुर, नागा पहाड़ियों से प्रवेश किया और इम्फाल में इन्होंने वहां पर तिरंगा भी फहराया। और ध्यान रखना आप लोग कि इन्होंने जो 1944 में एक युद्ध लड़ा गया था, इम्फाल का युद्ध या कोहिमा का युद्ध, दो युद्ध थे, इम्फाल का युद्ध या कोहिमा का युद्ध। आपसे पूछा है किसके मध्य लड़ा गया, तो आजाद हिंद फौज के मध्य और अंग्रेजों के मध्य। और दुर्भाग्य की बात देखो, दोनों ओर से भारतीय ही लड़ रहे थे, आजाद हिंद फौज की तरफ से भारतीय थे और अंग्रेजों की तरफ से भी भारतीय लोग ही लड़ रहे थे। खैर, तो यहाँ पर जब इन लोगों ने कुछ भाग पर मणिपुर में और नागालैंड में अधिकार कर लिया, तो ये कुछ और आगे बढ़ने लगे। और ऐसा माना जाता है कि शायद आजाद हिंद फौज ने अपने जो मैदानी भारत है उस तरफ भी, गंगा के मैदान तक भी कुछ जगहों पर अधिकार कर लिया था, लेकिन कोई कंफर्म उसका मिलता नहीं है कहीं पे। तो हम लोग यही मानेंगे यहाँ से इन्होंने आक्रमण शुरू किया, और वहां से जब आक्रमण के दौरान इन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित किया, तो उसी दौरान इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया। इनके दो तीन नारे बहुत फेमस है, पूछता है, एक तो दिल्ली चलो, और एक आपको शुरू में बताया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक तो बहुत फेमस है, जय हिंद, जो कि बच्चा बच्चा बोलता है। तो ये तीन चार इन्होंने नारे बहुत फेमस दिए, दिल्ली चलो का और जय हिंद का नारा, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारे। इसके बाद ये बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और उसी दौरान क्या हुआ कि 1945 में जापान हारने लगा, क्योंकि जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम, आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। तो जापान की यहाँ पर हार होने लगी, जिससे कि आजाद हिंद सेना को जो मिलिट्री असिस्टेंस मिल रही थी जापान से, जो जापान की एयरफोर्स की हेल्प मिल रही थी, वो मिलनी बंद हो गई। और जो दुर्भाग्य की बात है कि उस समय मौसम भी बहुत विपरीत हो गया, जिससे कि आजाद हिंद सेना के सैनिकों को लड़ने में बहुत दिक्कत आई, खाना पीना भी खत्म हो गया था, राशन पानी, तो ये बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये सब तो ठीक था, इसके दौरान ही एक और बहुत बुरी घटना हुई कि नेताजी कोई और सहायता के लिए या किसी बातचीत के लिए जब यहाँ से बर्मा से जापान जा रहे थे, तो रास्ते में ही यहाँ पर आपको बताएं कि जब ये
नेताजी यहाँ वर्मा से और जापान की ओर जा रहे थे, तो एक विमान के माध्यम से, तो यहां से जैसे ही विमान इनका इधर ताइवान की ओर, ताइवान की तरफ पहुंचा, ताइवान का नाम था फार्मोसा। क्या नाम था? फार्मोसा। ये उस समय जापान के कब्जे में था। अभी तो ये एक स्वतंत्र देश है, या अगर वन चाइना पॉलिसी जो लोग मानते हैं तो वो इसको चीन का ही हिस्सा मानते हैं। आप सुनते होंगे, बहुत चर्चा में रहता है ताइवान। तो उस समय फार्मोसा माना जाता था। तो यहां पर इनकी विमान दुर्घटना में 18 तारीख को, 18 अगस्त को, तो 18 अगस्त को इनकी दुर्घटना हो गया प्लेन। और फिर यहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि जो रहमान जो इनके साथ में थे, उन्होंने बताया कि उनको फिर जो घायल हो गए थे तो इनको वहां से निकालकर जो फार्मोसा में मिलिट्री जो हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती किया गया, और लगभग 22 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। और जापान में समाचार पत्र में इसकी घोषणा भी की गई कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। अब ये कितना सही है कि ये सब हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ कंफर्म पता नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत से सवाल भी खड़े हुए हैं इनकी मृत्यु पर। तो इसकी बात आगे करेंगे हम। तो देखो, इनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद आजाद हिंद सेना के सैनिकों को जैसे ही पता चला कि उनका कमांडर, उनके सैनिक की, उनके नेता की, सेनापति की मृत्यु हो गई, तो वो लोग और भी इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी वो लड़ रहे थे। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर सुनी तो और ज्यादा वो हतोत्साहित हो गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर आजाद हिंद सेना जो है, इसका जो मुकदमा चला वो चला लाल किले में। बहुत पूछा जाता है कि लाल किले का मुकदमा किसके खिलाफ चलाया गया था? आजाद हिंद सेना के खिलाफ। और अंग्रेजों ने, अभी आपको अगर याद हो तो दिल्ली विधानसभा जो है वहां पर सेंट्रल हॉल के पास से एक सुरंग जाती है जो कि कहां खुलती है? लाल किले में। तो माना जाता है कि अंग्रेजों ने उस समय ये सुरंग इसलिए खुलवाई थी कि जिससे कि जो लोग, जो जज वगैरह लाल किले जाते हैं तो वहां पर चूंकि जनता बहुत आक्रोशित थी तो वहां से जाने में सुरक्षित नहीं मानते थे। तो दिल्ली जो विधानसभा है वहां से होकर जो नीचे सुरंग के माध्यम से उनको यहां पर लाल किले में ले जाया जाता था। तो बाद में फिर इस मुकदमे को आजाद हिंद सेना की ओर से जवाहरलाल नेहरू, काटजू और भी जो एक दो फेमस वकील थे उस समय भारत के, तो उन लोगों ने इनका जो केस है वो लड़ा। और बाद में अंग्रेजों को पता था कि वैसे भी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जनता बहुत आक्रोशित है, अगर हमने इनको सजा सुनाई या ऐसा कुछ किया तो हो सकता कि विद्रोह हो जाए। तो उस समय के जो वायसराय थे तो उन्होंने इन सैनिकों को फिर क्षमा दे दी। तो ये सब ध्यान रखना आप, लाल किले का मुकदमा और आजाद हिंद सेना के ऊपर चलाया गया था। चलिए, इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद में इनकी मृत्यु की जांच के लिए कुछ समितियां बैठाई गई। तो इसमें सबसे पहली जो है 1955 में जवाहरलाल नेहरू के समय में बैठाई गई थी शाहनवाज कमेटी। इसने बताया कि इनकी जो मृत्यु है वो प्लेन दुर्घटना में ही हुई है। और 1970 में जो आपका घोषला कमीशन था, इसने भी यही रिपोर्ट पेश की कि इनकी मृत्यु प्लेन दुर्घटना में हुई है। लेकिन बाद में जब मुखर्जी कमीशन 1999 में गठित किया गया, जिसकी रिपोर्ट 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में इसको गठित किया था और 2005 में इसकी रिपोर्ट आई, तो इन्होंने बताया कि जो ताइवान है, अभी उन्होंने जानकारी की तो वहां तो कोई जो ताइवानियों ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि उनके यहाँ कोई दुर्घटना हुई हो उस समय पे। तो इससे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। और आपको बता दें कि जो नेताजी की अस्थियां हैं वो जापान के रेंकोजी मंदिर, बौद्ध मंदिर है, तो रेंकोजी मंदिर में उस समय पे भिजवा दी गई थी उनका अंतिम संस्कार करने के बाद। तब से वो अभी यही है, अभी भी इनकी अस्थियां जो है जापान के रेंकोजी मंदिर में है। कहां पे है? जापान के रेंकोजी मंदिर में, जापान। तो इसका डीएनए टेस्ट करवाने को बोला गया, तो बताया गया कि जापान सरकार ने इसके लिए मनाही कर दी। लेकिन मुखर्जी कमीशन का कहना था कि ऐसा तो जापान सरकार ने कभी कहा ही नहीं। उनके अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो ये सब भी
बातें हुई, तो जिस वजह से बहुत कंट्रोवर्सी इस पर खड़ी हुई। अभी 2016 में सरकार ने जो जितनी भी इनसे संबंधित फाइलें थी उनको सार्वजनिक किया है। अभी भी ये निर्णय करना कठिन है कि वास्तव में क्या हुआ था। तो कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटेन की सेना ने साजिश के तहत ये सब दुर्घटना करवाई थी, या कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटेन ने इनको बंदी बना लिया था, या कुछ लोग कहते हैं कि इनको फ्रांस की सेना में सीक्रेट सर्विस एजेंसी के तौर पे ये वहां पे चले गए थे। कुछ लोग कहते हैं साइबेरिया में ये बने रहे कुछ समय तक। और एक तो बहुत फेमस हुआ गुमनामी बाबा, तो बोलते हैं कि गुमनामी बाबा जो थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो कुछ समय तक ये भेष बदलकर पूरे भारत में घूमते रहे, बने रहे, लेकिन इन सब का कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है, इसलिए इन सबको हम नहीं मानेंगे। चलिए अब आगे देखिए। जब ये यूरोप में रह रहे थे उस दौरान इन्होंने एक जीवनी लिखी थी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। तो आपसे पूछा जाए कि नेताजी की जीवनी का क्या नाम है, तो द इंडियन स्ट्रगल। 1935 में जब ये यूरोप में थे तो वहां इसको प्रकाशित किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी थी जिससे कि कोई क्रांतिकारी भावनाएं ना भर गए देश में। और आपसे पूछ रहा है कि इनको देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा। और देश नायक की उपाधि इनको किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आप ध्यान रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कहा और महात्मा गांधी ने इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा। तो ये आप इतनी चीज ध्यान रखिए। अब कुछ बात कर लेते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के दौरान अभी कुछ सालों में इनसे संबंधित बहुत से कार्य हुए हैं जिसकी चर्चा हम अभी यहाँ पे करते हैं। आपको एक मैप दिखाएंगे। तो आप ये मैप देख रहे हैं, तो ये जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के बारे में आपको पता ही होगा। इंडिया गेट 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी गई थी और 1931 में ये बनकर तैयार हो गया था। एडविन लुटियन ने इसको, जो वास्तुकार है वो माने जाते हैं एडविन लुटियन। और अंग्रेज सरकार ने इंडिया गेट को बनाया था किस लिए, जिससे कि यहां पर जो भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़े थे तो उनका जो नाम है उनको स्मारक के तौर पर इस पे अंकित किया गया था। और जो आंग्ल बर्मा युद्ध है, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा सॉरी आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, तो आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भी जो सैनिक शहीद हुए थे तो उनका भी नाम इस पे अंकित है। लेकिन उसके बाद बहुत से युद्ध हुए, पाकिस्तान से युद्ध, चीन से युद्ध, तो उन सब के अभी तक हमारे भारत में कोई स्मारक नहीं था उनके लिए, जो कि अभी जाके बना है, तो उसके बारे में अभी बता रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि इंडिया गेट के पास में ये जो छतरी दिख रही है आपको, ये छतरी, तो ये जो छतरी है इसके नीचे पहले ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम की फोटो हुआ करती थी। किसकी, जॉर्ज पंचम की, क्योंकि वो भारत के राजा माने जाते थे उस समय पे, क्योंकि भारत गुलाम था अंग्रेजों का। तो ये बहुत समय तक लगी रही। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन यहां से उनकी फोटो हटने में हमें और बहुत समय लग गया। 1968 में यहां से उनकी फोटो हटाई गई और तब से ये खाली पड़ा हुआ है। तो अभी 2022 में उनकी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली द्वारा मांग की गई कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जो है प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, तो सरकार ने इसको मान लिया। तो अभी वो प्रतिमा बनाई जा रही है। लेकिन अभी जो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हुआ तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक होलोग्राम की जो लाइटिंग के माध्यम से होलोग्राम की एक प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई सुभाष चंद्र बोस की। और जब इनकी प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी तो उसको यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दी जाए, इसकी लोकेशन दिखाता हूं मैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं व्यू, यहां है इंडिया गेट। इसके सामने अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको राष्ट्रपति भवन, जो भी पहले वायसराय हाउस था, तो वहां वायसराय हाउस या वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है, वहां से आएंगे तो यहाँ इंडिया गेट मिलेगा आपको।
इंडिया गेट और इसके आगे जैसे आप यहाँ पे आएंगे, ये बहुत मुख्य जगह है जहां से आपके विभिन्न मेन जगह जो दिल्ली की है वहां पे जाने के लिए रोड है, तो ये मिलेगा आपको। और इसके आगे जो अभी हाल ही में बनाया गया नेशनल वॉर मेमोरियल, इसको हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। हर देश के पास अपना एक युद्ध स्मारक होता है। भारत का दुर्भाग्य है कि अभी तक ये युद्ध स्मारक भारत में नहीं बनाया गया था, अब जाके सरकार ने इसको बनाया है। और आपको बता दें, सबसे पहले युद्ध स्मारक सुभाष चंद्र बोस ने भी एक बनाया था अंडमान निकोबार द्वीप में, तो उसकी भी आपको ध्यान रखना है उसको। अब यहाँ पे देखो, इसके बारे में थोड़ा सा आप बेसिक जानकारी प्राप्त कर लो। एक बार मैं क्लास लूंगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो उसमें पूरा जो यहाँ पे कार्य हो रहा है, नेशंस भवन बन रहा है, मंत्रालय नए बन रहे हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर 4 चक्रों में ये पूरा जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। ये जो पहला बीच का चक्र है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो है, इसको हम लोगों ने माना है अमर चक्र। इसको क्या कहेंगे? अमर चक्र। यहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है। इसके बाद जो दूसरी पट्टी आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है वीरता चक्र। वीरता चक्र में दूसरी पट्टी लगी हुई है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, तीसरी जो पट्टी है जिसको हम लोग कहते हैं त्याग चक्र, यहां पर उन सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जो कि विभिन्न युद्धों में भारत के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। और एक चीज ध्यान रखना कि इसमें शुरुआत में 25,942 ये डाटा आपको दिख रहा है, लगभग 26,000, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या और बढ़ा दी गई है। और आगे भी जो देश के लिए वीर गति को प्राप्त होंगे उनके भी नाम यहाँ पे अंकित कर दिया है। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो ईट टाइप की दिख रही है, उसमें नाम अंकित है। मैं पूरी बड़ी इमेज में दिखा दूंगा इसको। तो ये किस चक्र में? त्याग चक्र में। और चौथा जो चक्र है, इसमें जो पेड़ लगे हैं बहुत से, जिसको हम लोगों ने कौन सा चक्र बोला है? रक्षा चक्र। माना जाता है कि ये एक प्रकार से सैनिक हैं और ये इसकी रक्षा कर रहे हैं, तो ये रक्षा चक्र। तो ध्यान रखना, 4 चक्रों में हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, जो जिसको हम लोग यहाँ पर 4 चक्रों में देख रहे हैं। तो ध्यान रखना, पहला चक्र अमर चक्र, उसके बाद दूसरा चक्र वीरता चक्र, तीसरा चक्र त्याग चक्र और चौथा चक्र रक्षा चक्र। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए इसकी और आप इमेज देख लें। देखिए, ये आपका मैंने बताया था कि यहाँ पर नाम अंकित हैं जो सैनिकों के, तो ये है लगातार। तो चलिए, धन्यवाद मित्रों। आपके सुझाव हो वो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर कुछ भी आपको इसमें अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हो सके तो लाइक भी आप करें जरूर। धन्यवाद।